हेलो फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने एक डिफरेंस किया था जाते जाते, जो डिफरेंस था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, सेम ऐसा ही डिफरेंस और है, इसे भी देख लीजिए। जीडीपी यहाँ पे देखो, वहां पे नेशनल था, यहाँ पे डोमेस्टिक है। क्या है? डोमेस्टिक है। जी मतलब ग्रॉस, पी मतलब प्रोडक्ट और डी मतलब डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम की बात करने वाले हैं और सेम वही एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस दोनों सेम। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2020 या 21 की ले लेते हैं, 21 की अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है, अगर आप उसी ईयर के प्राइस भी लेते हो 21 की, तो होता है करंट प्राइस पे। और अगर आपको 21 का निकालना बट आप ऐसे ईयर का प्राइस ले रहे हो जिस ईयर प्राइस क्या था आपका कांस्टेंट था, तो उसे हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। डन, यानी बेस ईयर का प्राइस। तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस नेशनल में हमने क्या करा था, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर आ गए थे, यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्ट इनकम टू अब्रॉड, यानी इन दोनों को कंसिडर किया था कि इंडिया ने अमेरिका से 1 लाख रुपए कमाए और अमेरिका ने इंडिया से 60,000 कमाए, तो इंडिया ने नेट कितना कमाया? 40,000 रुपए कमाया। तो हमने समथिंग ये कॉन्सेप्ट भी हमने उसमें यूज किया था, NFIA वाला, अगर आपको याद हो तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग सेम आसान सी है। इट इज द मार्केट वैल्यू, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा फाइनल की बात ही करेंगे, हमने बताया था। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। डन। प्रोड्यूस्ड विद इन द, कहां प्रोड्यूस किया? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी आपको बाउंड्री के अंदर आना है क्योंकि डोमेस्टिक वाला क्वेश्चन है। डन। तो यहां पे हुई प्रोड्यूस डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैंने कहा था कोई भी आप एक ईयर लेते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एक ईयर के अंदर ये कैलकुलेट की जाती है। तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ तक भी सेम है। ऐसे नेशनल इनकम में जो डिफरेंस किया था वहां पे भी सब कुछ सेम था पहले। उसके बाद लास्ट में एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस और एज एस्टिमेटेड एट बेस ईयर यानी कांस्टेंट प्राइस। बस यहाँ पे चेंज हो जाती है डेफिनेशन, बाकी डेफिनेशन सब सेम है। मैंने आपको कहा था आप नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन सेम लिख सकते हो। बस इतना याद रखना कि जब डोमेस्टिक कर रहे हो तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इसको रखना, और नेशनल में उस टेरिटरी में साथ में आप NFIA यानी नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना, तो वो नेशनल बन जाएगा। अल्टरनेटिव नेम है, अल्टरनेटिव नेम क्या है इसका? तो जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी है। इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, इसको नॉमिनल जीडीपी कहते थे। डन। और वहां पे था नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको क्या कहते हैं? रियल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडीपी है, इसका दूसरा नाम ये है। सबसे अच्छा कौन सा माना जाता था? वहां पे मैंने बताया था जो बेस ईयर पे कैलकुलेट होता है वही सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें बोला ये आपका गुड मेजर नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता वेलफेयर के सोच से, और ये आपका अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा नहीं माना जाता, ये आपका अच्छा माना जाता है। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो फटाफट एक बार और देख लीजिए, जीडीपी एट करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि आपने प्रोड्यूस करी है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। बट लास्ट में आपको क्या लिखना है? अगर करंट है तो एज एस्टिमेटेड करंट ईयर प्राइस और एज एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। इसको आप नॉमिनल जीडीपी कहते हो, इसको आप रियल जीडीपी कहते हो। इसको ये आपका अच्छा मेजर नहीं है, ग्रोथ वेलफेयर किसी भी चीज के लिए सही नहीं है, बट ये आपका अच्छा माना जाता है। मैंने आपको जब रियल और नॉमिनल के बारे में वहां पे भी पढ़ाया था, जब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल कांस्टेंट प्राइस का था, तो वहां पे एक दो डिफरेंस और बताए थे कि इसमें जो है चेंज प्राइस और क्वांटिटी दोनों के कारण आता है। इसमें चेंज अगर आएगा तो सिर्फ किसके कारण आएगा? क्वांटिटी के कारण आएगा। अगर आपको याद हो वहां पे मैंने एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिखा था उसमें। डन। तो ये डिफरेंस यहाँ पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो BA BCom वाले बच्चे हैं जो डिफरेंस पढ़ते हैं उनकी क्लास, उनके लिए तो सिर्फ इतना ही सही है। ठीक है, आगे वाला कॉन्सेप्ट भी उनके लिए अच्छा है, बट आप डिफरेंस वाले जो सिर्फ डिफरेंस पढ़ने वाले हो डिफरेंस तक सीमित रहे। ठीक है, और 12th वाले आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। क्लास 12th वाले सामने देखेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है जीडीपी डिफ्लेटर की। ठीक है, ये अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और थ्योरी में भी पूछ सकता है। डन। तो जीडीपी डिफ्लेटर की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द रेशियो
It refers to the ratio between GDP at current prices and GDP at constant prices। यानी GDP करंट प्राइस पे क्या आती है, GDP कांस्टेंट प्राइस पे क्या आती है, अगर आप इसका रेशियो निकाल लो तो उसे हम क्या बोलेंगे, GDP डिप्लीटर कहेंगे। सबसे आसान डेफिनेशन है। It refers to the ratio between GDP at current price and GDP at constant prices। डन। into 100। देखो GDP डिप्लीटर को यहाँ पे प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आता है कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स मतलब वो जीडीपी डिप्लीटर की बात कर रहा है। उसमें आपको क्या करना है, जीडीपी को पहले करंट प्राइस पे जो दिया होगा, आपको अमाउंट दिया होगा वो लेना है, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अगर ना भी दिया हो तो आप कैलकुलेट करने लायक आपको जरूर मिलेगा। तो आप कांस्टेंट प्राइस मिल जाएगा, देन दोनों को क्या कर देना, रेशियो निकाल देना, तो आपको क्या निकल जाएगा, जीडीपी डिप्लीटर निकल जाएगा या प्राइस इंडेक्स निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है फिर दूसरा, कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for satisfaction of human wants, ठीक है। जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली यूज होती है, सीधी तरह से आपका यूज हो रहा है। उसमें बोला कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants। अब यहाँ पे इसने बोला कंजम्पशन गुड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है? 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। 4 कैटेगरीज में आपको क्लासिफाई है। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, अभी हम सबके डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट आपका नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस। तो स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन एक एक करके। तो इनकी डेफिनेशन देखिए एक बार। सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स। मेन पॉइंट इसका यही है, जिसको आप काफी सालों तक यानी काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, ठीक है। और ये थोड़े महंगे गुड्स होते हैं। आपके क्या होते हैं? महंगे गुड्स होते हैं, जैसे कि मशीन, कार, टीवी एक्सेट्रा, ठीक है। मशीन, कार, टीवी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स में सीधा जो सेवरल इयर्स के लिए और थोड़ी कॉस्टली हो उसको उसने क्या बोला, ड्यूरेबल गुड्स होता है आपका। डन। दूसरा आपका है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल की बात करें तो उसमें बोला ये आपका जो यूज होगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की बात कर दी है, और स्लाइटली मोर या थोड़ा ज्यादा, 1 साल या 1 साल से कुछ थोड़ा टाइम ज्यादा, ठीक है। अगर वो यूज हो रही है तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स की है। इसमें बोला इट इज नॉट अ वेरी हाई वैल्यू आइटम, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। इसमें एग्जांपल दिए जैसे क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया एक्सेट्रा। फर्नीचर पे ध्यान रखना, फर्नीचर बच्चे यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे नहीं है, फर्नीचर इधर रखा हुआ है। डन। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या इसको ये भी कहते हैं सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, यानी जो एक बार यूज हो, बस क्या हो, सिर्फ एक बार यूज होने वाले गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोले या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, तो ये वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जो सिर्फ कंजम्पशन में एक ही बार में यूज होता हो। इट इज जनरली लो प्राइस आइटम, ये लो प्राइस आइटम्स होती है, जैसे ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। ब्रेड, मिल्क या जो भी अदर आइटम्स होती है जो सिंगल कंजम्पशन बेस्ड होती है, वो सिर्फ यहाँ की सारी। तो पहला ड्यूरेबल जो सेवरल इयर्स के लिए हो और कॉस्टली हो, मशीन, कार, टीवी इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उसे हमने सेमी ड्यूरेबल रखा है। ये हाई वैल्यू आइटम नहीं होती है, इसमें क्लोथ फर्नीचर को रख दिया गया है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल यानी जो सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स होते हैं, वो जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। इसमें लो प्राइसेस आइटम्स रखी हुई है, जैसे ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा। और नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स कह लो, या यहाँ पे मैंने कहा था सर्विसेज है, ठीक है। तो सर्विसेज आपके क्या होता है? सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, क्योंकि देखो ये फिजिकल फॉर्म में तो आपका है नहीं, ठीक है, मटेरियल फॉर्म में नहीं है। तो हमने सर्विसेज क्या होता है, हमेशा नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा नाम मैंने पहले लिखवा दिया था इसका। तो नॉन मटेरियल गुड्स which directly satisfy, जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को। तो सर्विसेज क्या है? वो नॉन मटेरियल गुड्स है जो कि सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली किसको? ह्यूमन वांट्स को। जैसे सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ लॉयर, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर और सर्विसेज ऑफ लॉयर। तो हमने ये 4 डेफिनेशन पढ़ लिया।
एक हमने डिफरेंस पढ़ा इस वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नेक्स्ट कुछ करते हैं इसका, जो कि बहुत काफ़ी सारा लंबा चैप्टर है अपने आप में, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। धीरे धीरे खत्म करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि ये ईजी हो जाए आपको समझने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।